प्यारे साथियों नमस्कार। ये हमारे टीयर 1 की परीक्षा 13, 14 और 21 दिसंबर को होने जा रही है, जिस परीक्षा के लिए लगातार हमारे वाईटी चैनल पर आपको क्लासेस देखने के लिए मिल रही हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारी पुरानी कक्षाओं को नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए। यहाँ पर प्लेलिस्ट का आपको ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे ये हमारे क्लासेस 2025 करके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में आपको जाना है और जो क्लास आपने नहीं देखी है आपको उस क्लास को भी जरूर देखना है। बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर क्लासेस आयोजित की जा रही हैं और इसी क्लास से, इन्हीं क्लासेस से आपकी परीक्षा में प्रश्न जो हैं वो फंसने वाले हैं। साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट के लिए, आगामी क्लासेस की नोटिफिकेशन के लिए और परीक्षा से संबंधित बाकी जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। रोजगार विद अभिनव व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक जो है आपको पिन मिलेगा। इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ एक बेल का ऑप्शन आएगा, उसको ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी पोस्ट यहाँ पे पब्लिश की जाए तो तत्काल प्रभाव से उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज की कक्षा को हम शुरू करेंगे। आज की कक्षा में हम जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित ये प्रश्न रहने वाले हैं। आप सभी से विनम्र आग्रह है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आगे जब भी क्लासेस आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। 4 पंक्तियों के साथ मैं इस क्लास को शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी जो हैं वो संघर्ष कर रहे हैं अपने अपने जीवन में, अपने अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए। तो मैं अपने संघर्ष कर रहे उन सभी साथियों को 4 लाइनों के साथ समर्पित करते हुए इस क्लास की शुरुआत करूंगा। एक लाइन मैंने कहीं पढ़ा था कि संघर्ष के बिना जीवन का कोई मायने नहीं है। अगर जीवन में संघर्ष नहीं होगा तो फिर उस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मैं 4 पंक्तियां आपकी तरफ उछालता हूं, उसके बाद हम इस कक्षा को शुरू करेंगे। पंक्तियां हैं कि मुसीबतों से निखरती है शख्सियत यारों, मुसीबतों से निखरती है शख्सियत यारों, जो चट्टानों से न उलझे वो झरना किस काम का। तो आप लोग संघर्षों से जीवन में कभी मत घबराइएगा। हम आज की कक्षा को शुरू करते हैं। बढ़िया बढ़िया प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, प्रश्नों का पोस्टमार्टम भी करेंगे, यानी कि एक प्रश्न से हम बहुत सारे प्रश्नों को बनाते चलेंगे। एक प्रश्न से हम ये प्रयास करेंगे कि उस प्रश्न से बनने वाले और जितने प्रश्न हैं वो सभी हम एक ही प्रश्न में कवर कर लें। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पूरा पाषाण काल को प्रायः कितने भागों में विभाजित किया गया है। ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। यहां पे आपको बताना है कि पूरा पाषाण काल को प्रायः कितने भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन दिया गया है 6, 2, 3 या फिर 5। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथियों क्लास आपको कैसी लग रही है यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पूरा पाषाण काल को प्रायः जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब हम समझते हैं कि निम्न पूरा पाषाण काल क्या है। निम्न पूरा पाषाण काल क्या है? निम्न पूरा पाषाण काल की जो अवधि मानी जाती है 20 लाख वर्ष पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक इसकी अवधि मानी जाती है। इस समय पे जो आरंभिक मानव थे उनका विकास हुआ था। यहाँ पर जो आरंभिक मानव थे वो क्या करते थे? वो शिकार करते थे, साथ ही साथ फलों का संग्रहण करते थे। शिकारी थे, अपने भोजन के लिए शिकार करते थे जानवरों का, और फलों का संग्रहण करते थे, फलों को इकट्ठा करते थे और बाद में उसका सेवन करते थे। उस समय जो वो औजार बनाते थे वो बड़े और मोटे पत्थरों के बनाते थे। बड़े और मोटे पत्थरों को बनाते थे, उतने निपुण नहीं हुए थे औजार बनाने के लिए। जो उनके प्रमुख औजार थे, हाथ की कुल्हाड़ी, खुरचनी और चॉपर, ये उनके प्रमुख हथियार होते थे। साथ ही साथ जो हथियार बनाने की विधि होती थी वो कोर तकनीक पर निर्भर होती थी। कोर तकनीक के माध्यम से वो हथियार बनाते थे। कहाँ रहते थे? गुफाओं या फिर चट्टानों की शरण में रहते थे। गुफाओं या फिर चट्टानों की शरण में रहते थे। आग का उपयोग बहुत सीमित जानते थे, बहुत हल्के मात्रा में आग का प्रयोग करना जानते थे। जो प्रमुख स्थल निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित मिले हैं, सोन और नर्मदा की घाटी, यहां पर माना जाता है कि निम्न पूरा पाषाण काल के भारत में जो मानव थे, आरंभिक मानव थे, यहां पे रहते थे। साथ ही साथ पल्लवावरम तमिलनाडु के अंदर जो है वो प्रमुख स्थल इसका माना जाता है। यह उनके हथियार थे, मोटे होते थे, मोटे पत्थर के हथियार यहां पर होते थे। अब हम अगर बात करें मध्य पूरा पाषाण काल की, इसकी जो अवधि मानी जाती है 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक इसकी अवधि मानी जाती है। इस समय औजार तो पत्थर के बनते थे लेकिन छोटे बनते थे और काफी उन्नत इन्होंने कर लिया था।
औजार को काफी विकसित कर दिया था। इस युग में जो मानव रहते थे उन्होंने औजार को काफी विकसित कर लिया था। जो हथियार होते थे ये कार्टजाइट पत्थर से बने होते थे। अधिकतर हथियार जो है चकमक पत्थर और कार्टजाइट पत्थर से बने होते थे। औजारों में ब्लेड, स्क्रेपर और बोरल शामिल होता था और प्लेग तकनीक से जो है ये औजार बनाते थे। शिकार में इनको निपुणता आ गई थी और समूहों में रहना इस युग में इन लोगों ने सीख लिया था। जो लोग थे शिकार में और काफी निपुण हो गए थे और अच्छी तरीके से शिकार करना आ गया था और समूहों में रहने के फायदे इनको समझ में आ गए थे, इसलिए समूहों में रहना शुरू कर दिया था। आग का नियमित उपयोग जो है वो इस काल में शुरू हो चुका था। कपड़ों का आरंभ, पशु के खाल से कपड़े पहनने इन लोगों ने शुरू कर दिए थे। यह बात हो रही है मध्य पूरा पाषाण काल की, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। जो प्रमुख स्थल भारत में मिले हैं, नर्मदा की घाटी मध्य प्रदेश, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश और महादेव पहाड़ियां मध्य प्रदेश, यहाँ पे जो है इस युग के प्रमुख स्थल यहाँ पर हैं। यह इनके कुछ हथियार हैं। आप हथियारों को देख रहे हैं कि काफी पतले हो गए हैं और थोड़े से और आकर्षक तरीके से हथियार और औजार बनाना इन लोगों ने शुरू कर दिया था। इसके बाद आता है उच्च पूरा पाषाण काल। यह काल की जो अवधि मानी जाती है 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। इस समय जो औजार हैं वो बहुत ही जो है वो निपुण कर हो गए थे। औजारों में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ गया था, काफी पतले औजार हो गए थे। इसके साथ साथ हड्डी से, जानवरों की हड्डी से, सींग से और पत्थर से हथियार बनाए जाते थे। इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा, औजार बनाने की जो विधि थी वो ब्लेड तकनीक पर थी। ब्लेड तकनीक से औजार जो है इस काल में बनाए जाते थे और आधुनिक मानव, जिसको होमो सेपियंस कहा जाता है, उनका विकास जो है वो इसी काल में हुआ था। जो अभी का मानव आपको दिख रहा है, जिसको होमो सेपियंस कहा जाता है, उसका विकास इसी काल में होना शुरू हुआ था। यह गुफाओं में रहते थे और दीवारों पर चित्र बनाते थे। गुफाओं में रहते थे और दीवारों पर चित्र बनाते थे। बहुत सारे चित्र मिले भी हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आग प्रॉपर जलाते थे, कपड़े पहनना इन्होंने शुरू कर दिया था और कला का विकास हुआ था। इसके प्रमाण हैं कि जो गुफाओं में और बाकी जगहों पर चित्र मिले हैं वो इसके प्रमाण हैं। प्रमुख स्थल कौन से हैं? भीमबेटका, यह विश्व जो है यूनेस्को विश्व धरोहर में यह जगह शामिल है। यहां से बहुत सारे चित्र मिले हैं जो उसी काल के हैं, उच्च पूरा पाषाण काल के। ये प्रसिद्ध गुफा चित्र हैं। भीमबेटका की गुफा, इसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे अपनी क्लास में। मध्य प्रदेश के अंदर यह मिला है और यहां से इस काल के चित्र जो है, छाया चित्र जो है वो मिले हैं। कर्नूल आंध्र प्रदेश और बेलन घाटी उत्तर प्रदेश जो है वो प्रमुख स्थल हैं इस काल के। यह जो चित्र आप देख रहे हैं यह भीमबेटका की गुफा की है। यह भीमबेटका की गुफा की है और यह उच्च पूरा पाषाण काल में जो लोग रहते थे उनके द्वारा यह चित्र बनाया गया है। भीमबेटका गुफा से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। देखिए दूसरा प्रश्न अब आपकी स्क्रीन पे है, मौर्योत्तर काल में निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य भारत में शकों का उत्तराधिकारी बना? जब मौर्य काल समाप्त हो चुका था, शक भारत पर शासक कर रहे थे, तो शकों का उत्तराधिकारी कौन सा साम्राज्य बना? शुंग साम्राज्य, सातवाहन साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य या फिर गुप्त साम्राज्य? आपको सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुषाण साम्राज्य भारत में शकों का उत्तराधिकारी बना। मौर्योत्तर काल में कुषाण साम्राज्य भारत में शकों का उत्तराधिकारी बना। कुषाणों को यूची और तोखरी भी कहा जाता है, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। कुषाणों को यूची और तोखरी भी कहा जाता है। जो उत्तरी हरित मैदानों के खानाबदोश लोग थे, कुजूल काडिफिसेस कुषाण साम्राज्य का संस्थापक था। कुषाण साम्राज्य का संस्थापक था जिसको कुजूल काडिफिसेस कहा जाता है, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ कनिष्क कुषाणों का सबसे शक्तिशाली शासक था। कनिष्क कुषाणों का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने पुरुषपुर, आज का पेशावर उसको पुरुषपुर कहा जाता था, जो पाकिस्तान में स्थित है, उसको अपनी राजधानी बनाया। लेकिन मथुरा भी उसकी एक प्रमुख राजधानी थी। जो कुषाण थे उनकी जो कनिष्क ने मेन राजधानी बनाई वो पेशावर को बनाई, जिसको पुरुषपुर कहा जाता था, लेकिन मथुरा भी उनकी एक प्रमुख राजधानी थी। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझते हैं। मौर्य साम्राज्य का पतन माना जाता है 185 ईसा पूर्व हो गया था। इसके बाद भारत छोटे छोटे राज्यों में है वो विभाजित हो गया। इस काल में विदेशी, मेन तौर पे अगर हम बात करें तो यूनानी, शक और पर्शियन जो है वो भारत में आए थे। इन विदेशी शासकों ने उत्तर पश्चिम भारत के कई भागों पर शासन किया था। शक जो थे
या मध्य एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से भारत की तरफ आए थे। उन्होंने भारत के पश्चिम भागों जैसे कि गुजरात, मालवा, सौराष्ट्र, सिंध पे शासन किया और अपना साम्राज्य जो है स्थापित किया। मौस और रुद्रदामन प्रथम जो है वो शकों के प्रमुख शासक थे। रुद्रदामन प्रथम का खुदवाया हुआ एक गिरनार अभिलेख है जो प्राप्त हुआ है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे भी पूछे जाते हैं कि गिरनार अभिलेख को किसने खुदवाया था, या गिरनार अभिलेख मतलब किसके काल का है, तो रुद्रदामन प्रथम के काल का है जो शक शासक था, शक शासक था, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। कुषाणों की अगर हम बात करें तो जब शकों का साम्राज्य खत्म हुआ तो कुषाण साम्राज्य का उदय हुआ। कुषाण भी मध्य एशिया से आए थे, इनको यूची कहा जाता है, यूची जनजाति से संबंधित थे। उन्होंने उत्तर भारत और अफगानिस्तान तक अपना विशाल साम्राज्य फैलाया। कनिष्क इनका सबसे महान शासक था जिसने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया और चतुर्थ बौद्ध संगति को आयोजित किया। बौद्ध संगति से जुड़े हुए प्रश्न भी आते हैं, उसको अभी हम आगे अपनी कक्षा में डिस्कस करेंगे। कनिष्क जो है वो कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में किसके सिक्के जारी किए जिन्हें दिनार कहा जाता है। गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में किसके सिक्के जारी किए जिसे दिनार कहा जाता है, तांबे के, चांदी के, कांस्य के या फिर सोने के। गुप्त साम्राज्य के बारे में यह प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आपको सही उत्तर बताना है। गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया भारत में कहा जाता है गुप्त साम्राज्य को। इस साम्राज्य के समय, इस काल में भारत ने बहुत विकास किया, बड़े बड़े विद्वान हुए, आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकल रूप से बहुत विकास हुआ। तो गुप्त शासकों ने जो सिक्के जो है वो जारी किए थे जिसको दिनार कहा जाता था, वो सोने के सिक्के थे, बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए। या गुप्त साम्राज्य के समय के सिक्के जो हैं, जो खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए जिन्हें उनके अभिलेखों में दिनार कहा गया है। ये सिक्के अपनी कलात्मकता और सोने की शुद्धता के लिए जाने जाते थे। हालांकि कुषाण ने जो सोने के सिक्के जारी किए थे उनके मुकाबले इन सोने की शुद्धता जो है वो थोड़ी कम थी। इन सिक्कों की सोने की शुद्धता थोड़ी कम थी उन सिक्कों से जो कुषाण ने जारी किए थे। कुषाण कौन था? कुषाण कौन थे? कुषाण जो है, इससे पहले जो लोग शासन करते थे वो कुषाण थे, अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया। और कनिष्क जो है वो कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। बार बार मैं एक ही प्रश्न को इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आपको ये प्रश्न जो है वो याद हो जाए और परीक्षा में जब आपके सामने ये प्रश्न आए तो आपको किसी भी प्रकार की संकोच या किसी भी प्रकार की दुविधा न हो उस प्रश्न को करेक्ट करने में। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा स्थल है जो भारत में स्थित नहीं है? कालीबंगा, राखीगढ़ी, लोथल या फिर मोहनजोदाड़ो? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा स्थल है जो भारत में स्थित नहीं है? तो मोहनजोदड़ो इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो कहिए या मोहनजोदाड़ो कहिए। कालीबंगा भारत में स्थित है। अब चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो भारत में नहीं है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यानी कि मोहनजोदड़ो जो है वो अभी पाकिस्तान के सिंध जिले में है, भारत के अंदर नहीं है। जब इसकी खोज हुई थी तो ये भारत के अंदर था, क्योंकि उस समय संयुक्त भारत होता था। जो आज का पाकिस्तान है वो भी भारत का हिस्सा था, लेकिन आज के समय में टेक्निकली ये भारत का हिस्सा नहीं है। कहां पे है? लरकाना जिला सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इसका जो उत्खनन है वो 1922 ईस्वी में हुआ था और जो इसकी खोज की थी राखल दास बनर्जी ने की थी। पिछली क्लास में भी हमने इसको डिस्कस किया था। कालीबंगा राजस्थान में है, भारत के राजस्थान प्रांत में। राखीगढ़ी हरियाणा प्रांत में है और लोथल गुजरात प्रांत में है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजों को और समझते हैं। हड़प्पा, अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो यह हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का वो पहला स्थल था जिसको खोजा गया था। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। यहाँ पे अनाज के कोठार और नगर योजना के जो हैं वो प्रमाण मिले हैं। यह पहला वो शहर था, यह पहली वो जगह थी जिसको खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता में। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। मोहनजोदड़ो जो कि अभी सिंध में है, पाकिस्तान के अंदर है,
इसके अंदर एक स्नान घर मिला है, ग्रेट बाथ मिला है, जिसके बारे में मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। माना जाता है कि वो जो ग्रेट बाथ है, स्नान घर है, वो धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठानों के लिए यूज होता था। इसके साथ साथ मुद्राएं और मूर्तियां भी मिली हैं। मूर्तियों में दो मूर्ति बहुत फेमस है, एक पुरोहित राजा की मूर्ति और एक डांसिंग गर्ल नर्तकी की मूर्ति बहुत फेमस है। पिछली क्लास में हमने इन प्रश्नों को डिस्कस किया था। 1922 में इसकी खोज हुई थी और राखल दास बनर्जी या फिर आर.डी. बनर्जी ने इसकी खोज की थी। कालीबंगा राजस्थान के अंदर है, आज का जो राजस्थान है भारत में वहां पर है। यहां पर जो प्रमुख विशेषता है, जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, अग्निकुंड मिला है, दोहरी नगर योजना मिली है। 1953 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। लोथल गुजरात के अंदर स्थित है। यह एक बंदरगाह था, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, जहां से समुद्री व्यापार होता था अलग अलग सभ्यताओं के अंदर। 1954-55 ईस्वी में इसकी खोज एस.आर. राव ने की। एस.आर. राव ने 1954-55 में इसकी खोज की। राखीगढ़ी जो कि हरियाणा के अंदर स्थित है, यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। यहां से जल निकासी के प्रणाली के प्रमाण मिले हैं, वहां पे ड्रेनेज सिस्टम था प्रॉपर, इसके प्रमाण जो है मिले हैं। 1997 ईस्वी में भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसकी खोज की थी। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा, तो इंपॉर्टेंट पॉइंटर से इन चीज को भी आप पढ़ते चलिएगा। हड़प्पा का प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बनाया गया था? हड़प्पा का प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बनाया गया था? रावी, सतलुज, कोसी या फिर मीरा? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करते हुए चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। आपका कोई सुझाव है, कोई कंप्लेन है, कोई शिकायत है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रावी नदी। रावी नदी के किनारे हड़प्पा का प्राचीन शहर जो है वो बनाया गया था। रावी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल पर की गई थी। यह स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सर्वप्रथम स्थल हड़प्पा था, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। इस सभ्यता का उत्खनन सबसे पहले दयाराम साहनी ने किया था, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। बार बार इसीलिए दोहराया जा रहा है ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं और याद रहें। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है? निम्नलिखित जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें कौन सा एक ऑप्शन है जो भारत का पूरा पाषाण स्थल नहीं है? भीमबेटका की गुफा, हसंगी की गुफा, बराबर गुफा या कुरनूल गुफा? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से वो कौन सा एक ऑप्शन है जो भारत का एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, ए बी डी सी हो गया है, ए बी सी डी होना चाहिए था, तो डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बराबर की जो गुफा है यह पूरा पाषाण स्थल नहीं है, यह मौर्य काल से संबंधित है। बराबर की गुफा कहाँ पे है? बिहार के गया जिले में स्थित है। इस गुफा का निर्माण चट्टानों को काटकर किया गया है। इनका संबंध मौर्य काल से है, पूरा पाषाण काल से नहीं है। जबकि भीमबेटका की गुफा, हुसंगी की गुफा और कुरनूल की गुफा, इन तीनों का संबंध पूरा पाषाण काल से है। थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे ताकि चीजें आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं यह मध्य प्रदेश, भोपाल के पास मध्य प्रदेश में इसको जो है वो खोजा गया था। पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक इसके यहाँ पे प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पे क्या मिला है, मैंने अभी पिछले प्रश्न में डिस्कस किया था कि शैल चित्र मिले हैं, आदिम मनुष्य के बनाए हुए शैल चित्र मिले हैं जो उनके जीवन, शिकार और नृत्य को दर्शाते हैं। इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है, इससे प्रश्न मिलते रहते हैं। 1957 ईस्वी में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने इसकी खोज की थी, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। 1957 ईस्वी में हसंगी की जो गुफाएं हैं यह कर्नाटक के यादगीर जिले से मिली हैं। कर्नाटक के यादगीर जिले से मिली हैं। यह निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। यहाँ पत्थर के औजार, हड्डियों के अवशेष और आदिम मानव के निवास के प्रमाण मिले हैं। 1970 के दशक में भारत की पुरातत्व टीम जो थी उसके द्वारा इसकी खोज की गई थी।
जो कुरनूल की गुफाएं हैं यह आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल से इनका संबंध है। यहाँ पशुओं की हड्डियां और अग्नि के उपयोग के प्रमाण मिले हैं। यह गुफा दिखाती है कि प्रारंभिक मानव ने आग का प्रयोग शुरू किया था। 1935 ईस्वी में ब्रूस फूट ने इसकी खोज की थी। जो बराबर की गुफाएं हैं, जो इस प्रश्न का सही उत्तर था, यह बिहार में गया जिले के पास है। मौर्य काल में सम्राट अशोक का समय माना जाता है कि उस समय इसका निर्माण कराया गया था। यह भारत की सबसे पुरानी खुदाई गई चट्टानी गुफाएं हैं। यहाँ आजीवक संप्रदाय के साधु रहते थे। गुफाओं की दीवारें बहुत चिकनी हैं। 1880 के दशक में ब्रिटिश पुरातत्ववादियों द्वारा इसका अध्ययन करने के लिए इसकी खुदाई की गई थी। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न पे हम आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, किस युग की सभ्यता थी? तांबा युग था, लोहा युग था, कांस्य युग था या फिर पत्थर युग था? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता एक युग सभ्यता थी। यहां पे आपको जो सही उत्तर होगा उसको फिल करना है, तांबा, लोहा, कांस्य या फिर पत्थर। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, ज्यादा समय आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह एक कांस्य युग की सभ्यता थी। कांस्य युग की सभ्यता थी। नवपाषाण काल के अंत में धातु का इस्तेमाल शुरू हुआ था। जब नवपाषाण काल का अंत हो रहा था उस समय धातु का उपयोग शुरू हो गया था। पत्थर को छोड़ के धातु का प्रयोग करना जो है आदिम मानवों ने शुरू कर दिया था। तांबा वो प्रथम धातु थी जिसका इस्तेमाल मानव ने किया था। पत्थर और तांबा दोनों के इस्तेमाल पर आधारित संस्कृति को ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहते हैं। कांसा जो तांबा और रांगा की मिश्र धातु है की खोज भी इसी काल में हुई थी। अंततः इसे कांस्य युग भी कहा जाता है। कांस्य का जो है वो खोज इसी युग में हुआ था। सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता को एक कांस्य युगीन सभ्यता थी क्योंकि हड़प्पा के निवासी कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे और इस काम में प्रवीण थे। जो हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी थे वो कांसे की ढलाई बहुत बड़े पैमाने पर करते थे। इस काम में प्रवीण थे, इस काम में उन्होंने महारत हासिल कर ली थी। इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अश्वमेध यज्ञ प्राचीन भारतीय राजाओं द्वारा अपनी शाही संप्रभुता साबित करने के लिए एक की बलि था। किसकी बलि दी जाती थी? घोड़े की, बकरी की, हाथी की या फिर भैंस की? अश्वमेध यज्ञ प्राचीन भारतीय राजाओं द्वारा अपनी शाही संप्रभुता साबित करने के लिए एक बलि दी जाती थी। वो बलि किसकी थी? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। घोड़े की बलि दी जाती थी। अश्वमेध यज्ञ भारतवर्ष के एक प्रख्यात प्राचीन कालीन यज्ञ का नाम है। इस यज्ञ का आयोजन भारतीय राजाओं द्वारा अपनी शाही संप्रभुता साबित करने के लिए एक अनुष्ठान के रूप में घोड़े की बलि देना था। इस यज्ञ का उल्लेख वेदकालीन ग्रंथों तथा त्रिगवेद एवं ब्राह्मण ग्रंथों में भी मिलता है। पुष्यमित्र शुंग तथा समुद्रगुप्त ने भी इसका आयोजन करवाया था। इसके भी प्रमाण मिले हैं। समुद्रगुप्त के टाइम पे जब अश्वमेध यज्ञ हुआ था तो उसके तो प्रॉपर सिक्के भी मिले हैं जिसपे अश्व का जो है वो चित्र जो है वो इंकित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। रामायण किसके द्वारा लिखित एक महाकाव्य है? रामायण किसके द्वारा लिखित एक महाकाव्य है? व्यास के द्वारा, वेदव्यास के द्वारा, विश्वामित्र के द्वारा, वाल्मीकि के द्वारा या फिर वशिष्ठ के द्वारा? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। रामायण की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी और इसकी जो रचना है माना जाता है ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में हुई थी। रामायण के साथ साथ महाभारत भी भारत का प्राचीन महाकाव्य है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसमें 24,000 श्लोक हैं, इसलिए इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। महाभारत का संकलन महर्षि वेदव्यास द्वारा किया गया बाद में। इसमें 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे सत सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत की जो रचना है वो महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई और रामायण की जो रचना है वो महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। श्रीमद् भगवत गीता भारत के किस पौराणिक ग्रंथ से संबंधित है? श्रीमद् भगवत गीता का संबंध भारत के किस पौराणिक ग्रंथ से है? रामायण से, महाभारत से, बद्रायण से या फिर इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। श्रीमद् भगवत गीता इनमें से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। महाभारत से श्रीमद् भगवत गीता का संबंध है।
जब महाभारत की लड़ाई होने को थी और अर्जुन अपने ही ताऊ के लड़कों को, अपने ही गुरुओं को, अपने ही सहयोगियों पर अस्त्र शस्त्र चलाने के लिए तैयार नहीं थे, तो भगवान कृष्ण के द्वारा उनको उपदेश दिए गए थे। उन्हीं उपदेशों के संग्रह को श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है। इसका संबंध पौराणिक महाकाव्य महाभारत से है। श्रीमद् भगवद गीता मूलतः महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा कि महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। गीता में कुल 18 अध्याय तथा 700 श्लोक हैं, जिसमें मुख्य रूप से ज्ञान, भक्ति योग, कर्मयोग, मार्गयोग की विस्तृत व्याख्या की गई है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक आदि शंकराचार्य का जन्म कहां हुआ था? भारत के सबसे महान दार्शनिकों में से एक आदि शंकराचार्य का जन्म कहां हुआ था? केरल में, राजस्थान में, तमिलनाडु में या फिर कर्नाटक में? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत के महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। यह भारत के महान दार्शनिक थे। इनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। वे अद्वैत वेदांत सिद्धांत के प्रतिपादक थे। उन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे तथ्यों को देखते हैं। इनका जन्म लगभग 728 ईस्वी में माना जाता है। कुछ स्रोत कहते हैं कि 700 से 800 ईस्वी के बीच में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान कालड़ी, जो अभी केरला में है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु था और माता का नाम आर्यबा था। लगभग 820 ईस्वी के आसपास केदारनाथ उत्तराखंड में इनका देहांत हो गया था। गुप्तोत्तर काल और प्रारंभिक मध्यकाल के समय इनका जो है वो समय माना जाता है। मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें, वेदांत दर्शन का इन्होंने पुनर्जागरण किया और बौद्ध प्रभाव का खंडन किया। उस समय बौद्ध धर्म का जो प्रभाव बहुत ज्यादा समाज में बढ़ा हुआ था, उसका इन्होंने खंडन किया और इन्होंने हिंदू धर्म को लेकर एक नई जागृति पैदा की। अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत का उन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्य जगनी मिथ्या, अर्थात केवल ब्रह्मा परमात्मा ही सत्य है, संसार एक भ्रम है। यह बात आदि गुरु शंकराचार्य ने की। उन्होंने आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है यह भी बताया। उन्होंने भारत के हिंदू धर्म के 4 महत्वपूर्ण पीठों का निर्माण करवाया, मठों का निर्माण कराया, जिसमें श्रृंगेरी मठ जो कि कर्नाटक में है, दक्षिण में है, भारत के दक्षिण में है, वहां पे इन्होंने इसका निर्माण करवाया। द्वारिका मठ जो गुजरात में है, पश्चिम में है, भारत के पश्चिम में, वहां पे निर्माण करवाया। बद्रीनाथ का उत्तराखंड में जो भारत के उत्तर हिस्से में है, वहां पे निर्माण करवाया। और पूरी गोवर्धन मठ जो ओडिशा में है, भारत के पूर्व में है, इन्होंने भारत के चारों हिस्सों में 4 महत्वपूर्ण मठों का निर्माण करवाया। साथ ही साथ जो 12 ज्योतिर्लिंग थे हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण, उनका इन्होंने एक तरीके से पुनर्निर्धार करवाया और हिंदू धर्म के लिए एक नई जागृति जो है वो पैदा की। आदि गुरु शंकराचार्य भारत के इतिहास के एक बहुत महान शख्स हैं। इनसे जुड़े हुए प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को आप यहाँ पर देखते चलिएगा। श्रीमद् भगवद गीता में कितने छंद हैं? श्रीमद् भगवद गीता में कितने छंद हैं? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। 700, 670, 650 या फिर 600? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। श्रीमद् भगवद गीता में कितने छंद हैं? तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 700 छंद हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 700 छंद हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे, उसका संकलन श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंक है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अनुवर्त सिद्धांत किससे संबंधित है? अनुवर्त सिद्धांत किससे संबंधित है? महायान बौद्ध धर्म से, हीनयान बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या लोकायत संप्रदाय से? सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। अनुवर्त सिद्धांत किससे संबंधित है, यह आपको बताना है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनुवर्त का जो सिद्धांत है वो जैन धर्म से संबंधित है। अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म में किया गया है। जैन धर्म की 5 प्रमुख शिक्षाएं हैं। 5 प्रमुख शिक्षाओं के बारे में जैन धर्म में बात होती है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, यो ब्रह्मचर्य।
इसको अणुवर्त कहा जाता है। ये जो 5 महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं इन्हीं को अणुवर्त कहा जाता है। इनमें से 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन पार्श्वनाथ ने किया था, पार्श्वनाथ द्वारा किया गया था, जबकि अंतिम यानी कि जो ब्रह्मचर्य का सिद्धांत है इसका प्रतिपादन महावीर के द्वारा किया गया था। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। देखिए अणुवर्त क्या है? अणु का मतलब होता है छोटा और वर्त का होता है संकल्प या नियम। अनुवर्त का अर्थ होता है छोटे या सीमित वर्त, छोटे वर्तों को करना अनुवर्त कहलाता है। यह जो नियम बनाए गए थे यह सामान्य गृहस्थ व्यक्ति के लिए बनाए गए थे ताकि आराम से वो इन वर्तों का, इन नियमों का पालन कर सके। जैन धर्म में प्रमुख 2 प्रकार के व्रत बताए गए हैं। एक महाव्रत होता है जो काफी कठिन तरीके का होता है, यह साधु संतों के लिए है। और जो अणुव्रत है यह एक तरीके का व्रत होता है जो गृहस्थ लोग आसानी से कर सके, इसके लिए यहाँ पे किया गया है। तो अणुव्रत उनके लिए है जो सरल तरीके से, आसान तरीके से व्रत कर सके और अपने धर्म का पालन कर सके, इसलिए अणुव्रत बनाया गया है। जो साधु संत हैं उनके लिए महाव्रत बनाया गया है जो कठिन है, जिसके लिए कठिन साधना करती पड़ती है। बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर, सारनाथ, लुम्बिनी या फिर बोधगया? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन इस प्रश्न में भी थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। ए बी सी डी होना चाहिए था, ए बी डी सी हो गया है। डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में शाक्य कुल्य के राजा सुधोधन के घर हुआ था। 6 वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया जो कि बिहार में स्थित है, वहां पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वो गौतम बुद्ध बन गए थे। उन्होंने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था और कुशीनगर, जिसको उस समय कुशीनारा कहा जाता था, वहां पे इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी कि वहां पे इनका देहांत हो गया था। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। भगवान बुद्ध जो थे 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में राजा सुधोधन के घर हुआ था। 6 वर्षों तक बिहार के बोध गया में इन्होंने कठोर तपस्या की। वहां पे जो बोधि वृक्ष है उसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उद्देश्य दिया था और कुशीनारा जो कि आज का कुशीनगर है वहां पे इनका देहांत हो गया था, जो कि मल्ल राजाओं की राजधानी थी। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जब वो गौतम बुद्ध नहीं बने थे, भगवान बुद्ध जब गौतम बुद्ध नहीं बने थे तब उनका नाम क्या था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहा जाता है? कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहा जाता है? सिक्किम, यूपी, बिहार या फिर एमपी? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्रश्न के ऑप्शन थोड़े से ऊपर नीचे हो गए हैं, ए सी बी डी हो गया है, बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बिहार को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहा जाता है। अगर हम बात करें बौद्ध धर्म के पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक धरोहर और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक का केंद्र जो है वो बिहार रहा है। बिहार में प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजित की गई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजित की गई थी तथा तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में इसका आयोजन हुआ था। इसलिए बिहार को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहा जाता है। भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो भी बिहार में हुई थी, बोध गया में एक वृक्ष के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष कहा जाता है। देखिए 4 प्रमुख बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का बहुत भरपूर मात्रा में प्रचार प्रसार हुआ। पहली जो प्रथम संगीति थी वह राजगीर, आज का जो राजगीर है उस समय उसको राजगृह कहा जाता था। वहां पर 483 ईसा पूर्व बुद्ध निर्वाण के बाद यह आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने की थी और राजा अजात शत्रु के समय में इसका आयोजन हुआ था। इसका जो प्रमुख कार्य या फिर परिणाम था, बुद्ध के उपदेशों को पहली बार यहाँ पे संग्रहित किया गया था, उपदेश और अनुशासन को व्यवस्थित किया गया था। इस संगीति में यह प्रमुख कार्य हुए थे। जो द्वितीय संगीति थी वो वैशाली में आयोजित की गई थी, यह भी बिहार में है। 383 ईसा पूर्व अध्यक्ष जो थे इस संगीति के, सबकामी इसके अध्यक्ष थे और राजा कालाशोक ने इसका जो है आयोजन करवाया था। इसमें भिक्षुओं के नियमों पर मतभेद हो गया था। इस संगीति में बौद्ध संघ को 2 भागों में बांट दिया गया था, स्थविरवादी और महासंघ की 2 भागों में यहाँ पर बांट दिया गया था। तृतीय जो संगीति थी
वो पाटलिपुत्र, आज का पटना, वहां पे आयोजित हुई थी 250 ईसा पूर्व। अध्यक्ष की अगर हम बात करें, मोगल पितुतिश इसके अध्यक्ष थे और राजा अशोक ने इसका आयोजन करवाया था। बौद्ध धर्म से अशुद्ध तत्वों को हटाया गया था इस संगति में। अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। अशोक ने धर्म प्रचारकों को विदेश भेजा था। इस संगति के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो प्रचारक थे उनको विदेश की यात्रा पर भेजा था। चतुर्थ संगति जो थी वो कश्मीर में आयोजित हुई थी। ये पहली सदी माना जाता है कि कनिष्क के काल में, पहली सदी में कनिष्क के काल में इसका आयोजन किया गया था। वसुबंधी बंधु या वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी और राजा कनिष्क, कुषाण वंश राजा कनिष्क जो थे उनके समय पे यह हुआ था। यहाँ पे महायान बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। संस्कृत भाषा में त्रिपिटक की रचना हुई थी। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। ये सदी को थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। कनिष्क के समय में हुआ था, कनिष्क के काल में जो है इसका आयोजन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? निम्नलिखित में से वो कौन थे जो गौतम बुद्ध के समय मौजूद थे? नागार्जुन, कौटिल्य, कनिष्क या फिर महावीर? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जो महावीर जी थे वो गौतम बुद्ध के समकालीन थे। वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया। नागार्जुन कौन थे? इस प्रश्न में जो दिया गया है, नागार्जुन राजा कनिष्क के दरबार की महान विभूति थे तथा उनकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। वहीं जो कौटिल्य या विष्णुगुप्त थे या चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। तो इस चीज का भी आप ध्यान दीजिएगा। कौन से बौद्ध स्थल में पत्थर के तरासे शिल्प नहीं है? इनमें से कौन सा वो बौद्ध स्थल है जिसमें पत्थर के तरासे शिल्प नहीं मिले हैं? अजंता, कार्ले, नासिक या नागा अर्जुन कोंडा? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्न में से वो कौन सा बौद्ध स्थल है जहां पर पत्थर से तरासे शिल्प नहीं मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, नागा अर्जुन कोंडा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पत्थरों को काटकर बनाई गई स्थापत्य कला वाले प्रमुख बौद्ध स्थल अजंता, कार्ले, नासिक और कन्हेरी हैं। नागा अर्जुन कोंडा पत्थर से तरासे शिल्प के तहत नहीं आता है। यह एक स्तूप है जिसमें बौद्ध स्मारक के साथ साथ प्राचीनतम ईंट मंदिर भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर पत्थर के तरासे शिल्प नहीं है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। भारत की प्रमुख बौद्ध गुफाएं और उनसे जुड़ी विशेषताओं पर अगर हम बात करें, जो अजंता की गुफा है यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। बौद्ध धर्म की महायान और हीनयान दोनों शाखाओं से ये जुड़ी हुई है। सुंदर भित्ति चित्रों में बुद्ध के जीवन प्रसंग यहाँ पर दर्शाए गए हैं। 1819 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन स्मिथ ने इसको खोजा था। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। जो कार्ले की गुफाएं हैं यह महाराष्ट्र के लोनावाला के पास है। विशाल चैत्य गृह, प्रार्थना कक्ष यहाँ पर मिला है और स्तूप यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। शिलालेख और पत्थर की सुंदर नक्काशी भी यहाँ पर काफी प्रसिद्ध है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा इसको जो है वो संरक्षित किया गया था। जो नासिक की गुफाएं हैं यह भी महाराष्ट्र में स्थित हैं। बौद्ध विहार और चैत्य दोनों यहाँ पर पाए गए हैं। सातवाहन और क्षत्रप शासकों के शिलालेख यहाँ पर उल्लेखनीय हैं। ब्रिटिश काल में इसको खोजा गया था। जो ब्रिटिश काल के पुरातत्वविद थे उनके द्वारा इसको खोजा गया था। नागा अर्जुन कोंडा, नागा अर्जुन कोंडा जो है आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे यह मिला है। बौद्ध विहार, स्तूप और शिलालेखों के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। यह महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। बौद्ध धर्म में आपको पता है कि दो शाखाएं थी, महायान और हीनयान। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे किसी दूसरी क्लास में। तो यहाँ पर जो है महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। 1926-1930 में इसकी खुदाई की गई थी लॉन्गहर्स्ट के द्वारा। AH लॉन्गहर्स्ट के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध परिषदों की कुल संख्या कितनी है? 7, 6, 5 या फिर 3? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बौद्ध परिषदों की कुल कितनी संख्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बौद्ध परिषदों की कुल संख्या 6 है। प्रथम बौद्ध परिषद, इसका आयोजन महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद ही 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के संरक्षण में राजगीर गृह या फिर आज का जो राजगीर है वहां पे हुआ था। जो दूसरा बौद्ध परिषद है इसका आयोजन राजा कालाशोक के संरक्षण में वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुआ था। जो तृतीय बौद्ध परिषद है इसका आयोजन
अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में हुआ था। जो चतुर्थ बौद्ध संरक्षण है यह कश्मीर के कुंडल वन में 72 ईस्वी में इसको आयोजित किया गया था। इसका आयोजन कुषाण शासक कनिष्क के संरक्षण में किया गया था। जो पांचवा बौद्ध परिषद है इसका आयोजन राजा मिंडन के संरक्षण में वर्ष 1871 में बर्मा के मांडले में हुआ था, यह आधुनिक समय में हुआ था। और जो छठवां बौद्ध परिषद है इसका आयोजन बर्मा के काबा ए में वर्ष 1954 में आयोजित किया गया था। यह यूएनयू के संरक्षण में संपन्न हुआ था। बौद्ध परिषदों का मकसद था कि बौद्ध धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करना। शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया? द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत या लिंगायतवाद? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। आदि गुरु शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो अद्वैत, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उन्होंने अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आदि शंकराचार्य भारत के एक महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे जिन्होंने संसार में 4 पीठों की स्थापना की। हमने आगे डिस्कस कर लिया है कि कौन कौन से पीठ थे, पिछले प्रश्न में हमने उसको डिस्कस किया था। भारत के चारों हिस्सों में उन्होंने 4 पीठों को यहाँ पे स्थापित किया। इन्होंने ही अद्वैत सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने ही आत्मा और परमात्मा की एक रूपता का संदेश दिया, जिसके अनुसार परमात्मा एक ही समय में सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों में रहता है। अद्वैतवाद भारत के सनातन दर्शन वेदांत के सबसे प्रभावशाली मतों में से एक है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। कौन सा वेद मुख्यतः लयबद्ध प्रारूप या छंद से मिलकर संगीतनात्मक रचना के रूप में बनाया गया है? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद या फिर त्रिगवेद? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कौन सा ग्रंथ इसमें से है जो संगीत से संबंधित है और संगीतनात्मक रचना के रूप में बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सामवेद इसका सही उत्तर हो जाएगा। साम का अर्थ है संगीत या फिर गान। साम को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसमें उन मंत्रों का संग्रह है जो यज्ञ के समय गाए जाते हैं। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं। इसके पाठकर्ता को उदाता कहा जाता है। जो इसको पाठ करते हैं, जो इनको पढ़ते हैं, उनको उदाता कहा जाता है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री को हमने काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के एक सदस्य थे जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं? सरोजिनी नायडू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एच.जी. मुखर्जी या के.एस. मुंशी? एच.सी. मुखर्जी या फिर के.एस. मुंशी? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के एक सदस्य थे जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे? तो ऑप्शन नंबर सी एच.सी. मुखर्जी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हरेंद्र कुमार मुखर्जी इनका पूरा नाम था। भारतीय संविधान सभा के ये उपाध्यक्ष थे। वह एक प्रसिद्ध शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ और समाजसेवी थे। उन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वो पश्चिम बंगाल के पहले राज्यपाल थे। 1950 से 1951 तक वो पश्चिम बंगाल के पहले राज्यपाल रहे। अगर ये प्रश्न पूछ दे कि पश्चिम बंगाल के पहले राज्यपाल कौन थे, तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी या फिर एच.सी. मुखर्जी आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कूट सही मिलाना है। भारतीय संविधान में रीट जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में किसे दी गई है? रीट जारी करने की शक्ति जो है इनमें से किसको दी गई है? राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं। रीट का मतलब होता है लिखित आदेश अगर कहीं जारी करना हो। उच्चतम न्यायालय जारी कर सकता है, उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। अब कूट मिलाइए। केवल ए और सी सही है, केवल ए सही है, केवल बी सही है या केवल बी और सी सही है? तो देखिए राष्ट्रपति तो नहीं दे सकते। उच्चतम न्यायालय यानी कि आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है इसका आदेश दे सकता है। तो केवल बी और सी दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के तहत रीट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालयों अनुच्छेद 226 के तहत को दिया गया है। राष्ट्रपति को रीट जारी करने की शक्ति नहीं है। यानी कि जो राज्यों के स्टेट कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, वो भी जारी कर सकते हैं और जो अपना सुप्रीम कोर्ट है वो भी जारी कर सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना संघ का कर्तव्य है? संघ से कंफ्यूज मत होइएगा। संघ का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारी केंद्र सरकार है उसको संघ कहा जाता है।
तो इसमें किस अनुच्छेद के तहत जो राज्य हैं उनको बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना संघ का कर्तव्य है? अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 357 या फिर अनुच्छेद 355? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 355 के तहत यह प्रक्रिया आती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का यह कर्तव्य है कि वो प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाएं और यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रहा हो। किसी राज्य में ऐसा हो जाए कि भाई संविधान की वहां पे अवहेलना होने लगे, किसी राज्य में ऐसा हो जाए कि वहां पे कोई बाहरी ताकतें जो हैं वहां पे दखल देने लगे, तो यह संघ का काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि वो इन सब चीजों की निगरानी करे कि ये सब चीजें वहां पे न हो। तो अनुच्छेद 355 के अनुसार जो है यह प्रावधान दिया गया है। भारत के संविधान द्वारा किस वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार के रूप में गारंटी दी गई है? भारत के सभी नागरिकों को, 6 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को, या भारत के भूभाग पर रहने वाले सभी व्यक्ति को? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत के संविधान ने किनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को के अधिकार को एक मूल अधिकार के रूप में गारंटी दी है? तो ऑप्शन नंबर सी, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको यह मूल अधिकार की गारंटी दी गई है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उनका मूल अधिकार है। जो 86वां संशोधन हुआ था संविधान का, अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में अंतः स्थापित अनुच्छेद 21 का ऐसे ढंग से, जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान देता है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, भारत के संविधान की प्रस्तावना द्वारा भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित नहीं करवाया गया है? भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसके द्वारा भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में से क्या स्वीकार नहीं करवाया गया है? राजनीतिक न्याय, आस्था की स्वतंत्रता, आय की समानता या फिर व्यक्ति की गरिमा? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, इसमें से क्या सुनिश्चित नहीं करवाया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, आय की समानता इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। इसमें व्यक्ति की गरिमा, एकता, अखंडता तथा बंधुत्व का भी उल्लेख है, लेकिन प्रस्ताव में आय की समानता का उल्लेख नहीं है। यानी कि संविधान यह तय करता है कि व्यक्ति को राजनीतिक न्याय मिले, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, अपने मत का प्रयोग कर सकता है, सबको अपनी आस्था की स्वतंत्रता का भी यहाँ पर जो है उल्लेख दिया गया है। व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखना है, इसका भी उल्लेख दिया गया है। कोई किसी को गाली नहीं दे सकता, किसी को अपमानित नहीं कर सकता, लेकिन आय की समानता का उल्लेख नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति की आय समान हो, इसकी गारंटी नहीं दी गई है, इसको सुनिश्चित नहीं कराया गया है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के, अब चलिए इसको हम देख लेते हैं, भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत जो वाद योग अधिकार के रूप में किसकी गारंटी नहीं दी गई है? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत जो वाद योग अधिकार के रूप में किसकी गारंटी नहीं दी गई है? एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित किए जाने से संरक्षण, लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता, समान काम के लिए समान वेतन या दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसमें किसकी गारंटी नहीं दी गई है? ऑप्शन नंबर सी, समान काम के लिए समान वेतन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत यो वाद योग अधिकार के रूप में समान काम के लिए समान वेतन 839D गारंटी नहीं दी गई है। यानी कि जरूरी नहीं है कि जो आप कार्य कर रहे हैं और वही काम दूसरा कर रहा है और उसको जो वेतन मिल रहा है वो आपको भी मिले, इसकी गारंटी नहीं दी गई है। वो अलग अलग हो सकते हैं, इसका कोई यहाँ पे इशू नहीं है। एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित किए जाने से संरक्षण, यह अनुच्छेद 20 में दिया गया है। लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में दी गई है। दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में दिया गया है। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के हस्ताक्षरकर्ताओं की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान के हस्ताक्षरकर्ताओं की कुल संख्या कितनी थी? 264, 256, 272 या 284? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए।
भारतीय संविधान के हस्ताक्षरकर्ताओं की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर डी 284 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा के तत्वाधान में बने भारतीय संविधान पर अंतिम तौर पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, यानी कि संविधान सभा ने इसको अपनाया था 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। और यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को यह प्रभाव में आ गया था, लागू हो गया था। लेकिन अपनाया कब गया था, अंगीकृत कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और अपनाने की तारीख को संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। यहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे, जबकि सर BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो इस चीज का भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? 9 दिसंबर 1945, 26 नवंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 या 26 जनवरी 1946? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी 9 दिसंबर 1946 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जानते हैं, वहां पर आयोजित किया गया था। संविधान सभा के जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे, लेकिन अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग की थी। तो इस चीज का भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित करने वाला उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? 13 नवंबर 1946, 26 नवंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या 26 दिसंबर 1946? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित करने वाला जो उद्देश्य संकल्प था, ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? तो यहाँ पे 13 दिसंबर 1946 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन कुछ प्रश्नों में देखिए ऊपर नीचे हो गए, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अगर आपको PDF चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF चाहिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे PDF में इस क्लास के बाद डाल दूंगा। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों की यहाँ पे नियुक्ति की। इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। यह प्रमुख समितियां थी जो बाद में जो है इनकी नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित में से वो कौन थे जिसने भारतीय संविधान की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अभी हमने पिछले ही प्रश्न में देखा, सच्चिदानंद सिन्हा थे, इनको पहली बार भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और यह प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। सभा में जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको सभा का अस्थायी अध्यक्ष और HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष तथा BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। तो जब पहले अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा थे और जो स्थायी अध्यक्ष थे जिनको 11 दिसंबर 1946 को चुना गया वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा हम यहाँ पर जियोग्राफी के प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह में चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? जो निम्नलिखित में से ऑप्शन दिए गए हैं मंगल, शनि, बुध और शुक्र, इसमें आपको बताना है कि किस ग्रह के पास सबसे ज्यादा चंद्रमा है।
तो ऑप्शन नंबर बी शनि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। शनि ग्रह के पास सौरमंडल में सबसे अधिक चंद्रमा है। मार्च 2025 तक जो खगोलविद थे, जो अंतरिक्ष के वैज्ञानिक थे, उन्होंने शनि के 128 नए चंद्रमाओं की खोज की पुष्टि की, जिससे इसकी कुल संख्या 274 हो गई है। अभी मौजूदा समय में जो है शनि के पास अपने 274 चंद्रमा हैं, खगोलविदों ने इसकी खोज की है। बृहस्पति के पास 95 चंद्रमा है, जो दूसरे नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे बृहस्पति है, बृहस्पति के पास 95 चंद्रमा है, और सबसे ज्यादा 274 चंद्रमा जो है वो शनि ग्रह के पास हैं। तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। शुक्र ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा को पूरा करने में कितना समय लगाता है? जो शुक्र ग्रह है, जिसको वेनस कहा जाता है, जिसको सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है, वह सूर्य की एक परिक्रमा को पूरा करने में कितना दिन लगाता है? 225 दिन, 360 दिन, 100 दिन या 150 दिन? तो सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्र ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा को पूरा करने में कितना समय लेता है? तो ऑप्शन नंबर ए 225 दिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य की परिक्रमा करने में शुक्र को 225 दिन का समय लगता है। सूर्य से दूरी के मामले में यह दूसरा सबसे दूर है। शुक्र जो है दूरी के मामले में दूसरा सबसे दूर ग्रह है। संरचनात्मक रूप से पृथ्वी से कुछ समानता रखता है, पृथ्वी जैसा दिखता है, इसीलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कौन सी चट्टान या धातु के बड़े हैं? इसमें से वो कौन सा है जो चट्टान और धातु का बड़ा है, जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं? इनमें वो कौन से हैं जो चट्टान या धातु के बड़े हैं, जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं? धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह या बौना ग्रह? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षुद्र ग्रह। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन फिर थोड़ा ऊपर नीचे है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह चट्टान या धातु के बड़े हैं, जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं। ये जो आप बृहस्पति ग्रह के या फिर बृहस्पति ग्रह के और मंगल ग्रह के बीच में ये प्लेट देखते हैं जो घूमती रहती है, यही क्षुद्र ग्रह हैं, जो सूर्य की परिक्रमा करने वाली छोटी चट्टानी पदार्थ होते हैं। इनके द्वारा सूर्य की परिक्रमा ग्रहों के समान ही की जाती है, लेकिन इनका आकार ग्रहों की तुलना में बहुत छोटा होता है, इसीलिए इन्हें लघु ग्रह या फिर क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में 1.1 से 1.9 मिलियन क्षुद्र ग्रह मौजूद हैं जो परिक्रमा कर रहे हैं। ये ऐसा दूर से देखने पे जब अंतरिक्ष की फोटो वगैरह आप देखते हैं तो लगता है कि एक प्लेट जो है वो बृहस्पति और मंगल के साथ साथ घूम रही है, लेकिन वास्तव में क्षुद्र ग्रह होते हैं, छोटे छोटे ग्रहों के टुकड़े होते हैं, चट्टानों के टुकड़े होते हैं, जो मंगल और बृहस्पति के साथ सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, फोबोस और डिमोस क्या है? फोबोस और डिमोस क्या है? मंगल के 2 चंद्रमा, बृहस्पति के 2 चंद्रमा, शुक्र के 2 चंद्रमा या बुध के 2 चंद्रमा? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फोबोस और डिमोस क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए मंगल के 2 चंद्रमा हैं। ये दोनों मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं। फोबोस और डिमोस इनको कहा जाता है। 1877 में इन्हें खोजा गया था। फोबोस का जो व्यास है वो केवल 22 किलोमीटर का है और डिमोस का व्यास जो है वो 22 किलोमीटर का है। बुध या शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। सौरमंडल के 2 ऐसे ग्रह हैं, बुध और शुक्र, इनके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से चयन करें, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे हॉट ग्रह कौन सा है? मंगल, शुक्र, बुध या फिर बृहस्पति? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह जो है यह सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र जो है वो सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, ये काफी चमकीला होता है। बुध या शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है क्योंकि ये देखने में पृथ्वी के जैसा लगता है। और शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा को पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। जो ये सूर्य की परिक्रमा करता है वो पूर्व से पश्चिम की ओर करता है और सूर्य की एक परिक्रमा करने में इसको 225 दिन का समय लगता है। तो इस चीज का भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से नवीनतम ऐतिहासिक खोज कौन सी है? जो लेटेस्ट खोज है
वो निम्न में से कौन सी है? सूरज की कोर और सतह एक ही गति से घूमते हैं, सूरज की कोर उसकी सतह से 4 गुना ज्यादा तेज घूमती है, सूरज की सतह उसकी कोर से 4 गुना ज्यादा तेज गति से घूमती है, या सूरज की कोर घूमती ही नहीं है। सबसे लेटेस्ट खोज कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सूरज की जो कोर है, सूरज का जो सेंट्रल हिस्सा है, वो सूरज की सतह से 4 गुना ज्यादा तेजी से घूमता है। इसकी खोज जो है 2017 में वैज्ञानिकों ने की थी। अगस्त 2017 में इसकी खोज वैज्ञानिकों ने की थी, जिसके अनुसार सूरज का जो कोर है वो उसकी सतह से 4 गुना तेजी से घूमता है। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। सूरज के कोर का जो तापमान है लगभग 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस इसका तापमान जो है वो होता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, यूरेनस, शुक्र या फिर नेपचून? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से दूरी के अनुसार 5वां ग्रह है। यह सूर्य के परिक्रमा 11.9 वर्ष में करता है। लगभग 12 साल में 11.9 वर्ष में यह सूर्य की परिक्रमा करता है और अपनी धुरी पर एक चक्कर 9 घंटे 55 मिनट में पूरा कर लेता है। बृहस्पति ग्रह का घनत्व 1.31 ग्राम प्रति घन सेमी तथा गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 5 गुना अधिक है। इसका जो उपग्रह है गैनीमीड, उसका नाम है गैनीमीड, नाम है जो बृहस्पति का उपग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अगर पूछ ले कि बृहस्पति ग्रह का उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमीड बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। निम्नलिखित में से किसे भोर का तारा कहा जाता है? अभी हमने कई बार डिस्कस किया, बृहस्पति, मंगल, बुध या फिर शुक्र। निम्नलिखित में से किसे भोर का तारा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, काफी चमकीला होता है शुक्र जो है, वेनस जिसको कहते हैं। इस ग्रह का नामकरण प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी वीनस के नाम पर हुआ है। इसे भोर का तारा और शाम का तारा कहते हैं क्योंकि ये काफी चमकता है इसकी वजह से। तारामंडल में कितने ऐसे चमकीले तारे हैं जिसे उर्स मेजर या ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है? 7, 8, 9 या फिर 10? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। निम्नलिखित में से कितने ऐसे चमकीले तारे हैं जिसे उर्स मेजर या फिर ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 7 ऐसे चमकीले तारे हैं तारामंडल में जिन्हें उर्स मेजर या ग्रेट बियर या फिर सप्त ऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है? सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय कौन लेता है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या फिर शुक्र? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा इस चीज का। सबसे ज्यादा समय सूर्य का चक्कर लगाने में कौन सा ग्रह लेता है? तो ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति जो है वो सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है। सौरमंडल में कुल 8 हैं ग्रह, जो हैं वो 8 हैं। सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में निम्न है। सबसे पास में बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, ये वरुण है। चूंकि बृहस्पति जो है पृथ्वी, मंगल और शुक्र की तुलना में सूर्य से अधिक दूर स्थित है, अंततः सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे ज्यादा समय बृहस्पति को लगता है। बृहस्पति को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 11.9 वर्ष का समय लगता है। सौर परिवार में बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है जिनके वर्तमान में उपग्रहों की संख्या 79 है। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अब ये करंट अफेयर का प्रश्न आ गया। यहाँ पे हमने जियोग्राफी, भूगोल के प्रश्नों को डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा हम करंट अफेयर के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। किस देश ने किंझाल नामक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित किया है? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत, चीन, इजराइल या फिर रूस? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्न में से वो कौन सा देश है जिसने किंझाल नाम की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित किया है? ऑप्शन नंबर जो है डी, रूस इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर किंझाल मिसाइल हमले का दावा किया है। KH-47M2 किंझाल एक रूसी हाइपरसोनिक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जो 2017 से संचालन में है। यह मैक 10 12,350 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक यात्रा कर सकती है
और धीमी मिसाइलों की तुलना में लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से भेज सकती है। किंझाल की रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर है और यह 480 किलोग्राम का परमाणु या पारंपरिक पेलोड ले जा सकती है। मिग 31 जेट से 18 किमी की ऊंचाई पर लॉन्च की गई यह अन्य विमानों जैसी TU-160M और SU-34 से भी तैनात की जा सकती है। यह मिसाइल उड़ान के दौरान एयर डिफेंस से बचने के लिए रास्ता बदल सकती है और स्थिर और मोबाइल दोनों लक्ष्यों को निशाना बना सकती है, जिनमें विमान वाहक भी शामिल हैं। तो काफी हाइपरसोनिक इस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण रूस ने किया है, किंझाल इसका नाम है। इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपाना ने खेल से संन्यास लिया है? रोहन बोपाना किस खेल से संबंधित थे? टेनिस से, बैडमिंटन से, कबड्डी से, क्रिकेट से? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रोहन बोपाना जिन्होंने अभी संन्यास लिया है वो किस खेल से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर ए टेनिस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। वो टेनिस के खिलाड़ी थे और पेशेवर खिलाड़ी थे, अभी उन्होंने संन्यास लेने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि बोपाना ने वर्ष 2012, 2016 और 2024 के ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। फिलहाल 22 साल के शानदार कैरियर के बाद पेशेवर टेनिस से संन्यास की उन्होंने घोषणा की है। उन्होंने अपने कैरियर में 2 ग्रैंड स्लैम खिताब मेंस डबल्स और मिक्स डबल्स जीते हैं। इसके अलावा उन्होंने 6 ATP मास्टर्स और 1000 खिताब भी जीते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA के पद पर तैनात हुआ है? राम मनोहर, विश्वजीत सहाय, संजीत जयप्रकाश या राघव नादीवाला? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वो कौन से व्यक्ति हैं जो हाल ही में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA के पद पर तैनात हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विश्वजीत सहाय हाल ही में भारतीय लेखा सेवा IDAS के 1990 बैच के अधिकारी हैं, जो भारतीय के रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि उनके पास रक्षा, वित्त और लोक प्रशासन में 3 दशक से अधिक का एक्सपीरियंस है। यह पद भारतीय रक्षा मंत्रालय में वित्तीय प्रबंधन और लेखा व्यवस्था का उच्चतम स्तर का पद है। तो रक्षा मंत्रालय में, डिफेंस मंत्रालय में जो सबसे अपर लेवल का फाइनेंस डिपार्टमेंट का पद है, उसी पद पर वो तैनात हुए हैं, जिसको लेखा महानियंत्रक कहा जाता है। विश्वजीत सहाय उनका नाम है, हाल ही में उनको तैनात किया गया है। हाल ही में कौन महिला आयरलैंड की नई राष्ट्रपति बनी है? कौन सी महिला हैं जो आयरलैंड की नई राष्ट्रपति बनी है? जेमी एडिसन, किटी मेगलेनपन, कैथरीन कोनोली या फिर जोट्री फेमिनाज? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वो कौन सी महिला हैं जो आयरलैंड की राष्ट्रपति बनी है? ऑप्शन नंबर सी कैथरीन कोनोली इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कैथरीन कोनोली हाल ही में आयरलैंड की राष्ट्रपति बनी है। 68 वर्षीय कैथरीन कोनोली भारी जीत के साथ देश की अब तक की 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं। आपको बता दें कि इस चुनाव में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी हीथर हम्फ्रीज को हराया है। इस चुनाव में कोनोली को 914-143 प्रथम वरीयता वोट, लगभग 63% वोट मिले हैं। इस चुनाव में वह एक निर्दलीय उम्मीदवार थी और उन्हें प्रमुख वामपंथी दलों का समर्थन था। जो लेफ्ट की पार्टियां थी वो उन्हें समर्थन कर रही थी, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट प्रत्याशी थी, निर्दलीय प्रत्याशी थी, और उनको यहाँ पर भारी अंतर से जीत मिली है और वो आयरलैंड की राष्ट्रपति बनी है। हाल ही में साने तकाइची किस एशियाई देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है? यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। जापान की, तुर्की की, वियतनाम की या फिर जॉर्डन की? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में साने तकाइची किस एशियाई देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ऑप्शन नंबर ए जापान इसका सही उत्तर हो जाएगा। साने तकाइची 64 वर्ष की हैं, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। आपको बता दें कि यह इस पद पर पूर्व प्रधानमंत्री शिगेरू इसेबा की स्थान लेंगी। उन्होंने वर्ष 1993 में अपने गृह नगर नारा में पहली बार चुनाव जीता था। फिर इसके बाद उन्होंने आर्थिक सुरक्षा, आंतरिक मामलों और लैंगिक समानता सहित कई प्रमुख पदों पर कार्य किया। उन्होंने जापान की पारंपरिक पुरुष प्रधान राजनीति में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए भी काम किया, लेकिन साथ ही कट्टरपंथी विचारधाराओं के लिए भी
जानी जाती हैं, वो कट्टरपंथी विचारधाराओं के लिए भी जानी जाती हैं। 64 वर्ष की आयु में वो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। हाल ही में 24 अक्टूबर 2025 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसको आईटीबीपी कहा जाता है, ने अपना अब तक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया। आईटीबीपी जो भारत तिब्बत सीमा पर तैनात रहती है, भारतीय सेना की एक टुकड़ी है, उसने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है अभी हाल ही में? 57वां, 59वां, 61वां या 63वां? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आईटीबीपी ने 24 अक्टूबर 2025 को 63वां अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने अपना यह 63वां स्थापना दिवस मनाया है। आईटीबीपी को वर्ष 1962 के चीनी आक्रमण के बाद तैयार किया गया था और इसमें मैदान में 60 बटालियन के साथ लगभग 90,000 जवान हैं। यह भी ध्यान दें कि आईटीबीपी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को सीएपीएफ के 5 शाखाओं में से एक है। यह उत्तरी सीमाओं पर निगरानी रखता है और सीमा उल्लंघन को रोकता है। यह अवैध आवर्जन, सीमा पार से तस्करी की जांच करता है और शांति बनाए रखता है। इसका यह प्रमुख कार्य है। आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस इसको इसके नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की प्रथम ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी है सर्वोच्च न्यायालय समिति की? अक्कई पद्मशाली, निकिता शेखर, अस्मिता राणा या मेनका राजपूत? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की प्रथम ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? अक्कई पद्मशाली। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में अक्कई पद्मशाली भारत की सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त ट्रांसजेंडर अधिकारियों की समिति की पहली कर्नाटक प्रतिनिधि बनी है। आपको बता दें कि इन्होंने इससे पहले ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कई मामलों में आवाज उठाई है, जिससे ट्रांसजेंडर लोगों के सामाजिक और कानूनी अधिकार मजबूत हुए हैं। अक्कई एक प्रमुख भारतीय ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट, प्रेरक, वक्ता, लेखिका और सिंगर हैं। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। 2025 नोबेल प्राइजेस में कितनी हस्तियों को आर्थिक विज्ञान के लिए पुरस्कार मिला है? 2025 का जो नोबेल प्राइज दिया गया उसमें कितनी हस्तियों को आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है? 1, 2, 3 या फिर किसी को नहीं दिया गया इस क्षेत्र में? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 3 हस्तियों को, जो कौन कौन है? जोएल मोकेयर हैं, यूएसए के हैं। फिलिप एंगियो हैं, यह फ्रांस के रहने वाले हैं। पीटर हाविट हैं, या कनाडा के रहने वाले हैं। इनको समान नवाचार, संचलित आर्थिक विकास और रचनात्मक विकास के सिद्धांत के लिए यह नोबेल प्राइज दिया गया है। इन शोधकर्ताओं ने दिखाया कि कैसे तकनीक, नवाचार और प्रतिस्पर्धा आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में समृद्धियों, सतत विकास के लिए आवश्यक है। इस क्षेत्र में कार्य के लिए इन तीनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 2025 नोबेल प्राइजेस में कितनी हस्तियों को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? कितने लोगों को पीस के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? 1 को, 2 को, 3 को या फिर किसी को नहीं दिया गया है? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा। एक ही हस्ती को पीस के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मारिया कोरिना मचाडो, ये वेनेजुला की रहने वाली हैं। इनको यह सम्मान वेनेजुला में लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा और शांतिपूर्ण संघर्ष में नेतृत्व के लिए मिला है, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र और मानवाधिकारों की बहाली के लिए वेनेजुली जनता के शांतिपूर्ण प्रयासों का नेतृत्व किया, सामाजिक न्याय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत की। इसीलिए इनको पीस का, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिए गए 17वें फिल्म फेयर अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? हाल ही में दिए गए 17वें फिल्म फेयर अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? स्त्री 2 को, लापता लेडीज को, खेल खेल में या सेक्टर 36? किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लापता लेडीज फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है 17वें फिल्म फेयर अवार्ड में दिया गया है। इस वर्ष हिंदी सिनेमा की 2024 में रिलीज हुई प्रमुख फिल्मों में से यह एक है। इस बार अभिषेक बच्चन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है।
पहली बार इनको अपने करियर में फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। यह इनको पहली बार मिला है, अभिषेक बच्चन को गया है। और फिल्म जिगरा के लिए आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का भी पुरस्कार मिला है। इस चीज का भी आप ध्यान दीजिएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है? लापता लेडीज रही है। तो यह आज के प्रश्न थे, यह आखिरी प्रश्न था। हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एक क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहां फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, लेटेस्ट अपडेट बता दी जाएगी और आगामी कक्षाओं की जानकारी जो है वो दे दी जाएगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।